The modern period. The modern period. The next topic is the modern period in India, an outline of time frame. There was fall of Mughal Empire after the death of Aurangzeb in 1707. It leads to disintegration of Mughal Empire in 18th century. तो आप देखिए जैसे हम लोग सभी जानते हैं मुगल एम्पायर के जो नींव है, एस्टैब्लिशमेंट जो किया था बाबर ने किया था। फिर आपने देखा है, आपने पढ़ा क्लास 7 में कि बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल रहा, फिर जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब ये सभी जितने बाबर से लेकर औरंगजेब जितने रूलर्स बने सबने मुगल एम्पायर को मजबूती दी थी। लेकिन मुगल एम्पायर में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और उसके बाद मुगल एम्पायर जो लेटर मुगल्स रहे हैं, they were not so capable to manage all the entire मुगल एम्पायर, जो कि बहुत वास्ट एम्पायर इन लोगों ने बना रखा था। With the beginning of the big need in the beginning of the 18th century, 1757 की बात थी और इस समय 1707 के बाद धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर टूटने लगा था। छोटे मोटे राज्य सामने निकल कर आ गए थे, जिसमें बंगाल है, हैदराबाद का निजाम अपने आप को अलग कर लिया। 1757 में इतिहास की सबसे बड़ी घटना भारत के दृष्टिकोण से रही, जिसके वजह से भारत पर अंग्रेजों का शासन कामयाब रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी 1757 को लड़ी गई और बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा इन डिटेल में, उसमें हार हुई और विक्टोरियस साबित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ के बाद ब्रिटिशर्स भारत में अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करना शुरू कर लिया। राजनीतिक रूप से वो मजबूत होने की प्रक्रिया में आ गए और अपने आप को मजबूत करते चले गए, जिसका खामियाजा बाद में भारतीयों को भुगतना पड़ा। हमें गुलाम बनाया गया और हम उनकी गुलामी और दास्ता में नजर आए हैं। तो यहाँ बैटल ऑफ प्लासी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही रिमार्केबल टाइम रहा है, जब उसने भारत के ऊपर वहां से क्या किया है, कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इंडिया वॉज रेफर्ड एज द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। आप सभी जानते हैं प्राचीन समय से ही भारत जो है सोने की चिड़िया हम लोग इसे बुलाते आए हैं। और आप सभी ने पढ़ा भी है क्लास 6 में, क्लास 7 में, कि भारत पर बहुत बार आक्रमण किया गया है। बहुत सारे इन्वेडर्स आए, चाहे वो मोहम्मद गजनवी की बात किया जाए या फिर गोरी की बात की जाए, उसके बाद तैमूर, बहुत सारे लोग भारत पे आक्रमण करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है उस आक्रमण के बहुत कम समय के अंतराल ही अपने आप को फिर पहले जैसा बना लेता था। क्या कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी? सबसे बड़ा कारण था कि भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी और हम अपनी खेतों को सींच कर सोना उपजाते थे, जिसका परिणाम निकलता था कि हमें कितनी बार भी क्यों ना प्लंडर किया गया हो, इन्वेजन हमारे ऊपर किया गया हो, हम आसानी से उसे रिकवर कर जाते थे। और यही जो है, ये सारी खूबियां भारत की जो है ब्रिटिशर्स के फायदे में रही। इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने उपनिवेशों में से, उसे ज्वेल कहा है, मतलब एक कीमती पत्थर के रूप में माना है कि भारत वाकई में बहुत कमाल है। और इसलिए ब्रिटिश क्राउन जो है ज्वेल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इंडिया को रेफर किया है ज्वेल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की कीमती पत्थर, कीमती रीजन है ये, जहां से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश इंडिया का मैं डेफिनेशन यहां दे रहा हूं। द टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत का वह हिस्सा जिस पर ब्रिटिश कंट्रोल कर रखा था, अपना नियंत्रण कर रखा था, उसे हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। उस आधार पे पूरे भारत को 3 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन एक था प्रिंसिपल स्टेट्स, बुक में नहीं है। प्रिंस लिखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, 30 प्रेसिडेंसी
directly ruled by the British Crown or East India Company before 1857, but princely states were indirectly controlled by the British Crown or British East India Company. Before 1857, all these were controlled by the British East India Company. After 1858, all these Bengal presidencies, Bombay presidencies, Madras presidency and princely states, ये सभी को कंट्रोल किसने किया? क्राउन ने किया। है क्या यहाँ प्रिंसली स्टेट्स क्या था? प्रिंसली स्टेट्स को समझने का प्रयास करें कि प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश जो है इनडायरेक्ट रूप से अपना कंट्रोल कर रखा होता था। मतलब उस प्रिंसली स्टेट्स में राजा या निजाम जो होते थे वो भारत के ही होते थे, पर ये राजा और निजाम हाथों के अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां होती थी। जैसे अंग्रेज अपनी उंगलियों को नचाता था, ठीक उसी प्रकार से जो है ये राजा या निजाम इन प्रिंसली स्टेट्स में नाचते रहते थे। इनकी चलती कुछ नहीं थी, सिर्फ नाम था प्रिंसली स्टेट्स। जब कोई ब्रिटिश ऑफिसर आता था तो सर नवाकर योर हाइनेस कर इस तरह से बोलता, उसे सीना उसका चौड़ा हो, लेकिन नाश्ता वैसा ही था जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। हाथों में कुछ नहीं, कोई पावर नहीं, सारा पावर जो है वो किसके हाथों में पड़ी हुई है? तो अंग्रेजों के हाथों में पड़ी हुई है। तो ये सारा डेफिनेशंस आपको है, ब्रिटिश इंडिया का डेफिनेशंस है, जिसे याद रखना है। अब जो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ टाइम लाइंस आपके सामने रखूंगा जो कि भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उनमें से कुछ टाइम लाइंस को मैं आपके सामने लिख करके समझाता हूं और बतला देता हूं, जिसे आप लोग को नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट टाइम लाइंस। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1761 को आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर की बात करें। 1784 क्विट इंडिया एक्ट हो गया। 1793 में आपका द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल। 1829 एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। देखिए एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के लिए सबसे बड़ा नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने बहुत प्रयास किया था। एक्चुअली ये इसके खिलाफ इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि इनकी भाभी, इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को इनके भाई के शव पर रखकर जिंदा जला दिया गया था। ये सती प्रथा थी। इससे वो बहुत ही आहत हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि सती प्रथा के खिलाफ मैं काम करूंगा तब से ही, और उन्होंने बहुत प्रयास किया सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए। ये एक ऐसी कुप्रथा हमारे समाज की थी जिसे ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर थोप दिया था प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में, 6th सेंचुरी में ही। ठीक है, एरन लोखंड में आपको जो है एरन के स्तंभ में हमें इसकी सूचना मिलती है। लेकिन सबसे रामगुप्त के समय में 6th सेंचुरी में तो ये प्रथा जो हमारे माथे पे थी। इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी महिला का पति मर जाता था तो उसके पायरे यानी शव के ऊपर जो है महिला को जिंदा बैठा दिया जाता था और फिर उस शव में आग लगा दी जाती थी, मुखाग्नि दी जाती थी। ये सती प्रथा थी जो समाज को दूषित कर रहा था। इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने बड़ी बेबाकी से, इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि भारत के जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे, सनातनी ब्राह्मण थे, वो राजा राम के खिलाफ हो गए, फिर उनको मारने तक तैयार हो गए थे। मारने के लिए भी, जान से मार दिया जाएगा, आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर भी वो डरे नहीं और फाइनली 1829 में एबॉलिशन किया गया था सती प्रथा का, जो हम लोग डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी किताब में पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। 1857 में आप देख रहे हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कह लीजिए या फिर उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी काफी बड़ी है और अकेले इसे पूरा संभालना बड़ा मुश्किल है। ये तर्क देते हुए लॉर्ड कर्जन ने अपील किया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बांट दिया जाए। तो इस समय 1905 इसमें बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में ये बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट सलीमुल्लाह खान ने किया था। ये भी बड़ा जो है प्लानिंग के साथ किया गया था। अंग्रेजों की चाल इसमें चाल थी। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1911 के पहले
कलकत्ता जो है भारत की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ जो भारत आए थे, ब्रिटिश प्रिंसेस, उन्होंने घोषणा किया था कलकत्ता से अब कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी। 1914 में आप सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था, और इसी साल गांधीयन एरा शुरू हो जाती है चंपारण सत्याग्रह से। इसके बाद जो भी भारत में आंदोलन लाए गए हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा लाए गए थे, चाहे वो 1920 की खिलाफत आंदोलन हो या 1921 की नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन हो, या फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे सॉल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। ये सभी आंदोलन जो 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, इस प्रकार की जो आंदोलन आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की देखते हैं 1916 के बाद, उसमें सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी का जाता है। और 1961 के बाद गांधीयन एरा, इंडियन हिस्ट्री को गांधीयन एरा कहकर बुलाया जाता है। वीडियो के हर एक भाग को बहुत ध्यान से सुने, स्किप ना करें। स्किप करने पर आपको बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को सुने, देखें, जहां डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डाउट रखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है डाउट रखने के बाद, अगर सही समझ में आता है, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।